क्लासेस बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन में 41 से लेकर 80 तक खत्म करेंगे, मतलब अगले 40 क्वेश्चन, और लास्ट पार्ट में बचे सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो 41 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द मीन, मीडियन या फिर मोड। याद करो सीएफ हम कौन सी टेबल में निकालते थे, जब हमें मीडियन फाइंड करना होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन। सिंपल। सॉरी, नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस एंड एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। क्वेश्चन में बोला एक सर्कल है जिसका डायमीटर है कुछ, ये मान लेते हैं ओ सेंटर है, ये दे रखा है 3 और 5, और इसके एंड पॉइंट एक दे रखा है 4 और 7 और एक दे रखा है 2 और y। हमसे y की वैल्यू पूछी गई है। एक बात बताओ, जो ये डायमीटर है इसका जो सेंटर होगा वो इन दोनों क्वेश्चंस का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसे मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और ये हो जाएगा x और y। चलो पुट करते हैं। x1 कितना हो जाएगा 4, x2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, y1 कितना हो जाएगा 7 प्लस y अपॉन में 2, और ये किसके इक्वल है 3,5 के। हमें पता है ये वाला 5 के इक्वल होगा, तो इसको कर देंगे 5 इज इक्वल टू 7 प्लस y अपॉन में 2, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई कर 10 इज इक्वल टू 7 प्लस y, 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हो गया मेरा आंसर। सिंपल, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से कर देंगे। देख लो इसको, फिर अगली वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय इज। ठीक है, अगर एक फैमिली में 3 बच्चे तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है तीनों गर्ल्स हो सकता है गर्ल्स गर्ल्स बॉय, या फिर गर्ल बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय बॉय, या फिर हो सकता है तीनों बॉयज हो, या फिर बॉय बॉय गर्ल हो, बॉय गर्ल बॉय हो, या फिर बॉय और 2 क्या हो गर्ल। ये बस 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। इन्होंने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, हर फैमिली इसमें एक बॉय होना चाहिए, इसमें भी है, 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 इसमें भी है। तो टोटल 8 में से 7 में क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि एक लड़का हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 अपॉन में 8। ये हो गया मेरा आंसर। देख लो इसे, आगे चलते हैं। ठीक है, इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर द कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ AP। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है, इन दोनों का अगर ये A1 A2 और A3 है, इनका गैप सेम होगा, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल होगी A3 माइनस A2 से। A2 कितनी है हमारी यहाँ पर 4k माइनस 6, इससे माइनस करना है k प्लस 2, और A3 कितनी है 3k माइनस 2, और इसमें से माइनस करना है 4k माइनस 6 को। स्टार्ट करते हैं, 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, माइनस के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6, 4k में से k गया तो 3k माइनस 8, 3k माइनस में 4 गया तो माइनस का k, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4, k को उधर भेजते हैं 8 को इधर, तो ये आ जाएगा 3k प्लस k इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 4k इज इक्वल टू 12, और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। कर लो डाउन इसको, इजी था काफी ज्यादा, याद रखना काफी बार ऐसे क्वेश्चन क्लिक करते हैं कॉन्जुगेटिव वाले। नेक्स्ट पे चलते हैं। The wheels of motorcycle is radius of 35 centimeter. How many revolution are required to travel the distance of 11 kilometer? ये बहुत बार सैंपल पेपर्स में प्रीवियस पेपर्स में भी है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से वो क्वेश्चन बोला है कि एक व्हील है जिसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला कितने रेवोल्यूशन लेगा ये 11 मीटर के अंदर, 11 मीटर नहीं सॉरी 11 किलोमीटर के अंदर। तो सिंपल सी बात है, इसका सबसे पहले सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है इसका 35, तो कटेगा तो 5 से, ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 5, ये 1 हो गया। अब मुझे नहीं पता है कितने रेवोल्यूशन लेगा, मैं मान लेता हूं x, या फिर यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। कैसे निकलेंगे, टोटल डिस्टेंस, कितना मुझे डिस्टेंस कवर करना है, अपॉन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यार मेरे टायर एक राउंड में कितना कवर कर सकता है। अब टोटल कितना था 11 किलोमीटर है, इसे मीटर में चेंज कर लूंगा, अच्छा सॉरी 11 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में मीटर ही था, सॉरी है
11 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल नंबर रेवोल्यूशन क्या है 11,000 अपॉन में सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है 2 इंटू 20 2 इंटू 5। तो इसे कटिंग करते हैं 11 1 जा 11 2 जा 5 से काटेंगे 5 2 से 10 0 0 2 से काटेंगे 10 और इसे काटेंगे तो 5। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने 2 से 22 5 से काटेंगे 5 2 से 10 0 0 2 से काटेंगे तो 100 और काटेंगे तो 50। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने जाएंगे इसमें 50। सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। कर लो नोट डाउन इसको। रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, ध्यान से करना इसको। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इससे ज्यादा बेटर वे क्या है, डायरेक्ट इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये क्या हो जाएगा एलसीएम नहीं तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। इससे कट जाएगा माइनस बी अपॉन सी की नीड हमें, ठीक है। बी कितना हो जाएगा ऐसे माइनस 7 और सी कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 5 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो मुझे सारे रूट्स निकालने की, मतलब दोनों रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करा आंसर निकाल दिया। नोट डाउन करो प्लीज। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 47 इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल y इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसके इक्वल है 25 के। x की वैल्यू कितनी है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल आइडेंटिटी पुट करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। सॉल्व करते हैं। थीटा स्क्वायर हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर 2 3 6 6 4 24 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 6 4 24 कॉस इंटू साइन। ये माइनस का ये प्लस का जो डायरेक्ट हो जाएगा, साइन वाले को दोनों को एक साथ लेता हूं 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से दोनों को प्लस करूं तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे प्लस करूं तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में 25 को कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस थीटा कितना होता है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 1 मतलब 25 हो गया आंसर। करो नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखना। चलो नेक्स्ट वाले पे चले। 48 सॉरी ये सेम ही हो गया। 49 पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। दो ट्राइंगल्स है, एक है ABC और एक है PQR। इंपॉर्टेंट है वाला भी। इन्होंने बोला है AD और क्या है PM, ठीक है। आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले ही सिमिलर बोल रखा है। हमें प्रूव करना है कि भाई ये नीचे यहां पे बाय आएगा कि भाई AB अपॉन में PQ इक्वल है AD अपॉन में PM के। स्टार्ट करते हैं। मतलब AD अपॉन में PQ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे प्रूव करना है AB PQ AD PM। मतलब मुझे इन दोनों छोटे वाले ये जो ट्राइंगल्स है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैंने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं बड़े वाले ट्राइंगल्स की। मुझे पता है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के, इसका मतलब इनकी साइड की रेशियो इक्वल होगी।
ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू तो सेम ही रहेगा? क्या मैं बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख दूं? बी डी का डबल, क्योंकि मीडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख दूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन में क्यू एम। अब मैं इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स की बात करूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या प्रूव कर दिया कि भाई ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी डी क्यू एम के इक्वल है। और मुझे पता है एंगल बी एंगल क्यू के पहले इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों बड़े वाले ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर है, तो मतलब सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बोल सकता हूं एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। रीजन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब मैं बोल सकता हूं दोनों छोटे वाले ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय साइड एंगल साइड। और सिमिलर होते हैं इनकी साइड की रेशियो भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी? ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन में पी एम के। हेंस ट्रू। ध्यान सीखना, मैंने क्या करा, मुझे पता था बड़े वाले ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, उनकी साइड्स की रेशियो की हेल्प से बीडी को क्यूएम के इक्वल ला दिया। अब मैंने छोटे वाले ट्राइंगल्स 8BD और PQM को सिमिलर प्रूव करा। कैसे? AB PQ के इक्वल था ही, अभी मैंने प्रूव कर दिया कि BD किसके इक्वल है? QM के भी। और एंगल B Q के इक्वल था ही, तो साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर होने की वजह से दोनों की साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कर लो नोट डाउन, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर 3 डीप। ठीक है, एक कैनाल है, मान लेते हैं ऐसे शेप की, क्यूबॉइड शेप की, वो एक खेत में जा रही है बहुत बड़े, वो भी क्यूबॉइड शेप का खेत है। ठीक है, द वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और उसे कितना, हाउ मच एरिया, ये 3 है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। 8 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ध्यान सीखना, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं कि भाई इसमें कितनी देर में, 30 मिनट में, इसमें 30 मिनट में कितना मारेगा। क्यूबॉइड की शेप है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। उन्होंने पहले बोल दिया 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, लेंथ नहीं पता मुझे। ध्यान सीखना, क्वेश्चन में बोला कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 1 आवर में वो कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में कितना हो जाएगा? अगर हम मीटर में चेंज कर दो तो 10,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना हो गया? 10,000 अपॉन में 60 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में 30 मिनट की बात करें तो मुझे 30 मिनट का निकालना है, तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो रियलिटी में कितनी मीटर जाना है इसको? बस 5,000 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी यहां से? ध्यान सीखना, 5000 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा, इसकी वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के इक्वल है, मतलब यहां से जो सारा पानी जा रहा है उसमें भर रहा है। इन्होंने पहले बोल दिया इसकी हाइट कितनी है, हमें पानी कितना सेंटीमीटर भरना है? 8 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा? L इंटू बी निकालनी है। तो ये जो ये यहां पे लिखा है 5000 इंटू 1.6 सॉरी इंटू 6 इंटू में 1.5 इक्वल है एरिया इंटू हाइट के। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू में 15 अपॉन में 10 पॉइंट आके, एरिया मुझे पता नहीं लेकिन हाइट कितनी दे रखी है? 8 यहां से ऊपर से आ जाएगा नीचे। इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, ये 8 ऊपर से इसको नीचे लेके आता हूं, यहां पर आ जाएगा। अगर मैं कटिंग करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2500, 2 2 जा 4, 1250, और कटिंग करेंगे तो 750 इंटू में 9 इज इक्वल टू एरिया। इनको मल्टीप्लाई करें तो 900, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63, 60, 63, 6 7 50
मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा एरिया। ये हो गया आंसर। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लेंथ कैसे निकाली थी, मुझे पता था कि 10 किलोमीटर पर आवर में होता है, तो 1 घंटे में कितना 10 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 10,000 मीटर। मुझे 1 मिनट का निकाल लिया 10,000 अपॉन में 60। क्वेश्चन में 30 मिनट बोला था तो मल्टीप्लाई कर दिया इसे 30 से, तो 5,000 मीटर होगी इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन थी। मुझे पता है इसकी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगी, तो इसका एरिया मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ इनटू में हाइट, तो मैंने एरिया निकाला था, तो एरिया की जगह एरिया लिखते हैं इनटू हाइट। फॉर्मूले में जब वैल्यूज को पुट करो, मेरा एरिया कितना आ गया 6750 मीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, फिर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन में 51 पे आता है। क्वेश्चन में 51 क्या बोल रहा है, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस साइन को इक्वल करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। सिंपल, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा 1 प्लस साइन इंटू में 1 माइनस साइन, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन, साइन से साइन कट जाएगा 2, नीचे a प्लस बी माइनस बी का आइडेंटिटी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का अपोजिट अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी मैं थीटा लगाना भूल गया, इसलिए मिस्टेक होती है, पेपर में नंबर कट जाते हैं, इसका ध्यान रखना, मेरी थोड़ी गलती याद लगी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। नोट डाउन कर लो, इजी। बढ़े आगे, इन्होंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, क्लॉक है, इसका लेफ्ट हैंड कितना है 21 सेंटीमीटर लंबा है, एंड मूव्स फॉर 20 मिनट, ये टोटल 20 मिनट के लिए ट्रैवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस, मतलब डज इट एक्सट्रीमली मूव, हाउ मच डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, इसने कितना मूव करा। सबसे पहले डिग्री निकालते हैं, इसका थीटा कितना है, कितने मिनट दे रखे 20 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और इसे डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 से, ये जाएगा नीचे 3 कटेगा तो 120 डिग्री। थीटा कितना आ गया इसका 120 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा कितनी है 120 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई हो जाएगी 22/7, और रेडियस कितना है 21, 7 3 से 21 0, 12 3 से 36, 3 से 3 कट गया, ये कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है। करो नोट डाउन, सिंपल, जल्द देख लो। नेक्स्ट चले, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। टू concentric circle of radius a and b where a is bigger than b। ठीक है, दो concentric circles हैं जिसमें उन्होंने बोल दिया a बड़ा है, तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा a और छोटे वाले का रेडियस कितना हो जाएगा b। The length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is, हमें chord की लेंथ निकालनी है। हमें पता है कि जब भी रेडियस टेंजेंट को टच करेगा तो कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, और मुझे पता है ये क्या है 90 डिग्री बनते हैं यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 90 के सामने वाली हो जाएगी, नाम है इसका x y z m। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x z का स्क्वायर इक्वल टू x y का स्क्वायर प्लस z y का स्क्वायर। तो x y कितने यहाँ पर a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस z y का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का यहाँ की माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर। सॉरी ये z y है, z y का स्क्वायर, स्क्वायर में आ जाएगा तो z y की लेंथ कितनी आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और मुझे पूरी की पूरी कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो zm के लिए क्या कर दूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, zy प्लस ym कर देता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया है तो ये भी सेम क्या आएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों को प्लस करके तो ये आ जाएगा। देख लो इजी बिजी, जल्दी से नोट डाउन कर दो। बेसिक्स के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी पक्का ही देखोगे, लेकिन वहां पे वैल्यूज गिवन होगी। अगर लेकिन अगर ए और बी में आ जाए तो कैसे करना है वो इसमें रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं। On a morning walk, 3 persons step together and steps measure 30, 36 and 40 cm respectively. What is the minimum distance? ये चैप्टर 1 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से क्वेश्चन ऐसे बनेगी, या तो उनमें एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो क्या सीखा था हमने कि जैसे उन्होंने बोला कि एक पर्सन है ए जो 30 सेंटीमीटर के स्टेप लेता है, एक है बी जो 36 के लेता है, और एक सी है जो 40 सेंटीमीटर। वो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो दोबारा वो एक साथ कब मिलेंगे। अब सिंपल सी बात है यार, वो इन तीनों से तो आगे चलेंगे तभी तक नहीं मिलेंगे, तो नंबर हमारा बढ़ रहा है। जब भी हमारा नंबर बढ़ते हैं तो क्या निकालते हैं एलसीएम, और जब भी हमारा नंबर कम होता है तो क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो जब ये तीनों नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम।
और एलसीएम निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, इनका फैक्टर्स निकालूंगा। 30 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 40 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 to 8, ठीक है। अब देखते हैं इनके एलसीएम के लिए ये कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है 3 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, तो बस कॉमन ही आएगा, बाकी सब लिख देंगे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 3 6, 6 5 30, 32 60, 63 180, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 0 0, 6 8 48, 6 2 10, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इतने सेंटीमीटर के बाद वो सारे दोबारा मिलेंगे, लिख लो। Then cover the same distance, हाँ complete step, इतने डिस्टेंस लेना पड़ेगा, लिख लो इसे। कुछ में क्या बोलता, what is the minimum distance each should walk so that they can cover the same distance in complete step, हाँ इतना ही है। Then आगे बढ़ते हैं। लार्ज ये तो सेम हो गया, रिपीट हो गया, कोसेंट्रिक वाला भी हो गया हमारा, मॉर्निंग को अच्छा ये तीनों रिपीट हो गया। अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला इस वाले क्वेश्चन में, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी अपॉन बी 2। बहुत सिंपल है, अगर एंगल ए 90 डिग्री का है तो b प्लस सी ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, a 90 आ गया तो a वहां 90 यहाँ पे प्लस का है, वहां जगह हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा b प्लस सी ऑटोमेटिकली 90 का। क्वेश्चन में बोला 10 b प्लस सी अपॉन में 2 की वैल्यू निकालनी है। b प्लस सी कितने यहाँ पर 90 अपॉन में 2, ये कटेगा तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें 10 45 डिग्री, और 10 45 हमेशा कितना होता है 1। सिंपल था, लिख लो। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 59 पे तो बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर को हल्का पर टफ बनाना पड़े तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PQ is a chord which is 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, PQ इंटरसेक्ट द पॉइंट D, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। ठीक है, हमें पता है ये पूरी की पूरी 8 है, तो यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाली भी 4 हो जाएगी और नीचे वाली भी 4, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, अब मैं स्टार्ट करूं। मैं पहले बात कर रहा हूं ट्रायंगल PRO की। 90 डिग्री तो पाइथागोरस लग जाएगा, तो h का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वैसे हमें साफ पता लग रहा है ये ट्रिपलेट है, ये 4 है 5 है, तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली कितना आएगा 3, पर स्टिल निकाल लेते हैं। h कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकालना है, तो 20 सॉरी बेस निकालना है, इज 16 प्लस b का स्क्वायर, 16 प्लस का वहां से क्या हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर, और b की वैल्यू आ जाएगी √9, मतलब b कितना आ गया से 3। यहां पर लिख लेता हूं, बेस कितना आ गया मेरा 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में टीपी निकालने के लिए बोला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं, एक ले रहा हूं छोटे वाले ट्रायंगल PRO, एक ले रहा हूं मैं कौन सा ट्रायंगल PRO, ट्रायंगल PRO, और एक ट्रायंगल ले रहा हूं बड़े वाला TPO, ट्रायंगल TPO। अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो छोटे वाले ट्रायंगल में कितना आ रहा है TRO, हाँ छोटे वाले एंगल में भी एंगल O आ रहा है और बड़े वाले में भी एंगल O आ रहा है, तो एंगल O दोनों में क्या हो जाएंगे कॉमन। दूसरा, यहां पर एंगल R 90 डिग्री है और यहां से एक मिनट, यहां पर एंगल R 90 डिग्री और यहां पर एंगल P 90 डिग्री है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, रीजन क्या हो जाएगा ईच 90 डिग्री। अब मैं बोल दूंगा क्या नाम है ट्राइंगल। अब ध्यान से लिखना कैसे, इसको याद रखना। अब एंगल प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर तो हो जाएंगे, लेकिन लिखूं कैसे, यहां पर O का O आ जाएगा OR, यहां पर आ जाएगा OP, तो OP में से क्या बच गया R, आखिर में R लिख दूंगा, और OR सॉरी यहां पे आएगा OR हो गया, तो यहां पे क्या बच गया P, यहां पर आ गया OP, तो यहां पे कितना उनसे बच गया बस T। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अब एटलीस्ट सिमिलर हो गए तो मतलब इनकी साइड्स की रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगी। साइड्स की रेशियो कैसे लिखूंगा OR, यहाँ पे भी OR था, यहाँ पे आ जाएगा OP, यहाँ पे है RP, यहाँ पर है PT, यहाँ पर है OP, और यहाँ पर है अपॉन में OT। क्लियर है? अब जिसकी वैल्यू गिवन है वो लिख लेता हूँ। OR कितना गिवन है मुझे 3,
ओपी कितना गिवन है 5, आरपी गिवन है 4, पीटी गिवन है, पीटी गिवन ही नहीं है, वैसे इसके आगे नीड ही नहीं होगी, हमें यहीं पर हो जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे पीपी की फ्लो निकालनी है, तो टी हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू 20/3 और ये आ जाएगा मेरा आंसर। ध्यान से देखना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये निकालने के बाद ट्राइंगल कौन से सिमिलर करना है उसमें दिमाग लगेगा, और ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद ये भी देखना है कि कौन सी चीज किसकी इक्वल है। याद रखना, हमने कौन कौन से ट्राइंगल करते, एक ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला, इन दोनों में एंगल कॉमन था, और यहां पर एंगल R 90 था और यहां पे ये 90 था। इसके बाद तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि कैसे लिखा जाए, कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। ध्यान से, यहाँ पे लिखा था OR, मैंने लिख दिया पहले OR, यहाँ पे लिखा था OP, मैंने लिख दिया OP, यहाँ पर OP के अलावा T बचा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर OR के अलावा P बचा था, मैंने T लिख दिया। अब साइड सीधे लेते हैं, यहाँ की पहले दो, यहाँ की पहले दो, फिर बाद की दो, फिर बाद की दो, फिर पहला और आखिरी और पहला और आखिरी, ऐसे साइड्स की रेशियो इक्वल आती है। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आई नो, बाद दोबारा देखना इस वीडियो को, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द बाउंड्री point at the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that difference of the distance from the two diametrical, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल में भी है, मैंने एग्जॉस्टिव एग्जाम्स में देखा इसको। इन्होंने क्या बोला, एक पोल डायमीटर मान लेते हैं ए बी है, सेंटर है, एक पोल है यहाँ पर पी नाम का, जो इसकी बाउंड्री पे है, इसको मान लेते हैं ए, इसको साइड मान लेते हैं बी, और ये पूरा दे रखा हमें 30, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कितने डिस्टेंस पे, दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे। ध्यान से, क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब इस साइड और इस साइड में 7 है, तो मैं मान लेता हूं ए हो जाएगा x और b हो जाएगा x प्लस 7, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 7 है, तो एक 7 ज्यादा होगा, सिंपल सा। जब हमें पता है एंगल इन 7 से कितना बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पुट हो जाएगी। पाइथागोरस क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ab का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा pb का स्क्वायर, और बेस कितना हो जाएगा pa का स्क्वायर, तो ये जाएगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ये 169 पे प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 169। ये बचेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का ये आ जाएगा 120। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसको ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60, 0 0 0। इक्वेशन 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का, वहां बेच की इक्वेशन बच जाएगी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और उनको प्लस करने, सॉरी माइनस करने पे 7 आए, 12 5 60, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 12, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ जाएगा मेरा x प्लस 12 और एक आंसर आ जाएगा मेरा x माइनस 5, ठीक है। दोनों को करते हैं 0 के, x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस का 5 वहां जाके प्लस का 5 और प्लस का 12 वहां जाके माइनस का 12। साइड कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो a हो जाएगा 5 और 5 प्लस 12 कितना, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएंगे मेरे आंसर्स, नोट डाउन कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन 61 पे आते हैं, वो क्या कह रहा है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म is equal to n times the nth term, show that the m plus n term of an AP is 0। सिंपल सॉल्व करते हैं। मैं am को लिख सकता हूँ a plus m minus 1d और an को लिख सकता हूँ a plus n minus 1d। m हो जाएगा यहाँ पर a plus dm minus d is equal to n a plus dn minus d। यहाँ पे हो जाएगा am plus dm square minus dm, an प्लस dn स्क्वायर माइनस dn, ठीक है। सबको इधर लेके आते हैं, मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ अब सबको इधर लेके आते हैं। यहाँ पर am है, यहाँ पर an प्लस का, यहाँ पे an हो जाएगा माइनस का, प्लस dm स्क्वायर, यहाँ पर dn स्क्वायर प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का dm और यहाँ पे dn क्या माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब कॉमन देखिए सब में क्या है, यहाँ से a कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा
m माइनस एन, यहां से d कॉमन है तो यहां पर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहां पर भी अगर मैं माइनस का d कॉमन ले लूं तो यहां पर आ जाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू 0। आगे स्टार्ट करते हैं, ये सेम ही रहेगा, सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहां पर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा m प्लस एन, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, साथ ही रहना m माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस डी और m माइनस एन। सिंपल, आगे बढ़े। अब हर जगह m माइनस एन, यहां पर भी m माइनस एन, यहां पर भी m माइनस एन, यहां पर भी, इसको ले लेते हैं कॉमन, यहां पर आ जाएगा a प्लस डी m प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में d कॉमन है तो d ले लेंगे, m माइनस एन ऐसे रहेगा, a प्लस अगर मैंने d कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस एन यहां पर मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू में d किसके इक्वल आ गया, 0 के क्वेश्चन इक्वल। यहां तक क्लियर है, आगे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला था कि m प्लस n दिखानी है टर्म, तो a m प्लस n को मैं लिखूंगा कैसे, कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 d, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल। हमने कुछ नहीं करा, बस बेसिकली उसे हर एक स्टेप में सॉल्व करते रहे। नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेसिक्स में अगर क्वेश्चन पेपर टफ बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन उसमें ला लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे बट हाँ लेंदी और दिमाग वाले होंगे। डन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। इन फिगर डेकोरेटिव ब्लॉक इज शोन व्हिच इज मेड अप ऑफ द सॉलिड ब्लॉक। ठीक है, क्यूब, एक नीचे हेमिस्फीयर दे रखा है, ऊपर ब्लॉक है 6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इसका टीएसए फाइंड करना है, वो छुप गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीएसए फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस क्यूब की 6 की 6 साइड निकालूंगा, टीएसए ऑफ फिगर करने के लिए क्या करूंगा, 6 की 6 साइड निकाल दूंगा, 6a स्क्वायर, उसमें प्लस करूंगा क्या, ये जो ऊपर वाला मेरे हेमिस्फीयर का ये जो कर्व बन रहा है ऐसे, तो क्या करूंगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हमने क्या करा है, ये जो क्यूब की ऊपर वाली साइड है इसको सबको ले लिया, लेकिन हुआ क्या है, सॉरी, कि ऊपर एक इतना बड़ा सर्कल है जो छुप गया है, तो टीएससी में उसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, तो इस सर्कल को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो इसमें माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 6a स्क्वायर का 6 हो जाएगा, हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2 में 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6 साइड कितनी देर के 6 सेंटीमीटर की, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस पाई हो जाएगा 22/7, इसका डायमीटर 4.2 है, तो सॉरी डायमीटर दे रखा है इसका 4.2, तो रेडियस हो जाएगा ऐसे 2.1, तो इंटू 2.1 इंटू 2.1, इसको नीचे करके 10 कर देते हैं, इसको नीचे करके 10, तो जाएगा 6 इंटू 6 6 कितना होता है 36 प्लस 7 3 जा 21, तो जाएगा 22 इंटू 66 इंटू 21 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 6 6 36 6 3 18 216 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर से, टाइम सेव हो जाएगा। 66 इंटू 21 आ जाएगा 1386 अपॉन में 100, तो इसे करेंगे तो आ जाएगा 216 प्लस 13.86, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 13.86 प्लस 216, ये आ जाएगा 229.86, और सब चीजें सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भी दे रखा है और एग्जाम में आता है, बस याद रखना कि इसमें एक सर्कल का एरिया आखिरी में माइनस होगा, तभी आंसर आ पाएगा। करो नोट डाउन। नेक्स्ट पे चले, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो प्रूव करना है टेन थीटा 1 या 1/2 के इक्वल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अपनी तरीके से सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या मैं 1 को लिख सकता हूं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ही होती है, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। स्टार्ट करते हैं इसको। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा।
अब हम क्या करेंगे इसमें, अब कुछ हो नहीं रहा, इस सब को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें इसे एट लास्ट बनाना 10 थीटा ही है, थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। कुछ को कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने cos स्क्वायर थीटा से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि मुझे पता है sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या बन जाता है 10, और मुझे आखिर में क्वेश्चन 10 ही निकालना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इक्वेशन को 10 में चेंज करने की। यहाँ पर sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये कट के आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे इससे कट जाएगा तो ये बचेगा 3 sin अपॉन में cos। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 10 थीटा। सबको इधर लेके आ देते हैं, 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे आगे सॉल्व करें, अब 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कर देते हैं स्प्लिट यहां से, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस 2 10 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो 2 10 कॉमन आ जाएगा, थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा माइनस 1, और अगर यहां से मैं माइनस 1 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर आ जाएगा 10 थीटा माइनस 1। क्या ब्रैकेट में दोनों में सेम आया? हाँ, तो एक हो जाएगा मेरा 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा मेरा 2 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 10 थीटा ये हो जाएगा 2 10 थीटा इज इक्वल टू 1, और 2 आ जाके हो जाएगा डिवाइड 10 थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे माइनस का 1 बचा के क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये दोनों हो गए हमारे आंसर। देन नोट डाउन करो क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सॉल्व करते हैं 64। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो इजी है बहुत ज्यादा। हमें पता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। मुझे यहाँ सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर भेज देता हूँ। सेक्स स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। यहाँ पर सेक की जगह लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस। ऐसे कॉसेक में क्या लिख सकता हूं मैं कि यार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो माइनस का कॉट उधर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू सॉरी प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आगे करते हैं इसे। ये 1 प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्या तो कोई डाउट है? अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ आइडेंटिटी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab का है, ab रियलिटी में यहाँ पे होगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, लेकिन 10 अपॉन कॉट हमें पता क्या होता है 10 इंटू में कॉट। कॉट को बोलता हूं मैं 1 अपॉन 10, तो आखिरी में कट के इसको आएगा 1 ही। तो यहां पर जब यहाँ पे 2 के साथ कुछ नहीं लिखा तो मैं 10 इंटू कॉट उसको लिख सकता हूं, क्योंकि आखिरी में वो 1 ही बनेगा। अब यहां पे लिखने से हुआ क्या कि ये मेरी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अब मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आखिरी में आंसर क्या बच जाएगा मेरा बस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें इसी के इक्वल प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, देख लिखते रहो। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन तब आएंगे जब आपके एग्जामिनर जो आपका एग्जाम टफ बना देगा, तो इनको भी देख के जा रहा है आपसे। हर बार इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4-5 मतलब 10-20 नंबर का पेपर हमेशा टफ होता है, वो ऐसे दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं। लिख लो इसको। सॉरी, नेक्स्ट पे चले। बहुत ही बड़े क्वेश्चन, देखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज्यादा इजी वे। इन्होंने बोला अ डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक डायगोनल है बीडी के नाम से। इंटरसेक्ट द सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ। ठीक है, एई इसे एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ई इज द पॉइंट ऑन बीसी। ठीक है,
ए ई जो यहाँ पे एफ पे से इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि भाई क्या बोल रहे हैं प्रूव करने के लिए कि डी एफ अपॉन में ई एफ इक्वल टू एफ बी अपॉन में एफ ए, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स को वो सिमिलर कर देते हैं, साइड्स की रेशियो अपने आप इक्वल आ जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए एफ बी एंड ट्राइंगल डी एफ ई, इन दोनों में क्या इक्वल है? सबसे पहले इसका नाम रखता हूं 1 2 3 4 5 6, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं बोल सकता हूं एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 है ना, सॉरी एंगल 6 के, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल साइड के जो अंदर के ये दोनों एंगल होते हैं हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और सेम एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, रीजन क्या होगा? सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए एफ बी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल, सॉरी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ ई के बाय एंगल एंगल एंगल। ऑटोमेटिक इनकी साइड की रेशियो क्या हो जाएगी? एक दूसरे के इक्वल। अब साइड्स की रेशियो क्या है? इस बड़े वाले थे बी एफ अपॉन में एफ ए, इस छोटे वाले की हो जाएगी एफ ई अपॉन में ई डी, हेंस प्रूव्ड। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी। लिख लो इसे। फिजिक्स पे आता है, वो क्या कह रहा है? अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल 82 मीटर, ठीक है, द ग्राउंड, ठीक है। इन्होंने बोला एक इतनी 1.2 है ना, 1.2 मीटर टॉल एक बलून है जो 8.2 मीटर हाइट पे उसे मूव करते हुए देखती है। हमें क्या निकालना है? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ड्यू टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा ये निकालना है। अगर मैं इसके ट्राइंगल्स का नाम लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं इसे ए बी सी डी ई। अब ध्यान से देखो मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से? एक है मेरे पास ट्राइंगल जो 90 डिग्री बना रहा है वो है एबीसी, और एक ट्राइंगल है ईबीडी। सिंपल। अब मुझे पता है मुझे चाहिए बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर इसमें लगता है सोने चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस और परपेंडिकुलर लगता है 10 में, तो यहां लग जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसमें भी सेम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब छोटे वाले में जो एंगल है वो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, tan 60। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका? AC, और बेस कितना हो जाएगा? BC। सेम यहाँ पे निकालते हैं। बड़े वाले में एंगल है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका ED, और बेस हो जाएगा BD। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, हमें जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है पूरी यहां से लेकर जमीन तक की, लेकिन लड़की 1.2 मीटर है, तो ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो मुझे उसकी हाइट को क्या करना पड़ेगा? 1.2 को माइनस। जब मैं 88 में से 1.2 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? ऐसे बस 87 मीटर। तो जो रियलिटी में हाइट मानी जाएगी वो कितनी होगी? 87। अब इसकी हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये आ जाएगा 87 अपॉन में BC, तो BC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 87 अपॉन में √3। इसे रैशनलाइज नहीं करते, बाद में करते हैं। tan √3 यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में √3। ED कितना है? 87। आगे हो गया यहाँ पे BD की वैल्यू गिवन नहीं है, BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD। इसे वहां भेज देते हैं, BC प्लस CD इज इक्वल टू 87 √3। मुझे पता है BC की वैल्यू कितनी है? 87 √3 से पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, या रैशनलाइज कर लेता हूँ। हाँ अब रैशनलाइज कर देता हूँ इसे। √3 इंटू में √3, तो ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन में 3। 8 9 10 11 12 13 14 15 कट जाएगा 3 से, 3 2 6 27 3 9 27, ये आ गया 29 √3। तो BC की जगह लिख देता हूँ 29 √3 प्लस CD इज इक्वल टू 87 √3। ये वहां जाके माइनस आ जाएगा, CD की वैल्यू आ जाएगी 87 √3 माइनस 29 √3। CD की वैल्यू आ गया से √3 17 में से 9 गया तो बचेगा 8, और 7 टू गया तो 58 √3 आ गया मेरा आंसर। कर लो डाउन इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर हाँ बहुत बार एग्जाम में आता है। हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा इजीली हो जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कौन से ट्रायंगल से पुट करना है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक बनता है पर मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड में आएगा जिसमें वो बेस वाला देते हैं, एक उस पे रिवर के ऊपर बेस है, फिर एक वो वहां पे छत है उससे एंगल अलग बन रहा है, उससे एंगल एक बर्ड वाला काइट वाला क्वेश्चन अच्छा है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं 67। ये जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना उतना इजी, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी चीज क्या करिए। हल्का सा टिपिकल है, अगर पेपर टफ होगा तो पक्का ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। फर्स्ट वाली चीज प्रूव करने के लिए पहले क्वेश्चन बोले गए एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट आ रही है PT और एक सेकेंड आ रहा है PAB, ठीक है। परपेंडिकुलर ON है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है
ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। हमें सबसे पहला प्रूफ क्या करना है भाई, सबसे पहले वाले पे आते हैं कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल है। कोई डाउट है? नहीं है। तो लिखते हैं, यहाँ पे मुझे करना है पी ए इंटू पी बी को एक साइड ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे जो पी ए लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पी ए की जगह लिख सकता हूं पी एन माइनस एन ए। कोई प्रॉब्लम? क्यों? अगर मैं पी एन में से एन ए माइनस कर दूं, पी बचेगा। ऐसे ही पी बी में लिख सकता हूं मैं पी एन प्लस एन बी, मतलब जो पी बी है वो कितना हो जाएगा? पी एन प्लस का एन बी, ये पी बी बन जाएगा पूरा का पूरा, सिंपल। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो हमने पढ़ा है कि जब भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरता है तो उस साइड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट। मतलब बी एन किसके इक्वल है? एन ए के। तो इस वाले एन बी की जगह क्या लिख देता हूं मैं? सेम रहता हूं पी एन माइनस ए एन, ये पी एन ऐसे रहने देता हूं, इसकी जगह लिख देता हूं एन बी की जगह ए एन। क्यों? क्योंकि एन बी किसके इक्वल है? ए एन के। थ्योरम लिख देना। अब यहां पे ध्यान से ए माइनस ए प्लस बी है, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। पहले वाला प्रूफ हो गया। कैसे लगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर हाथ दिमाग लगाओगे तो इजीली हो जाएगा। सेकंड वाले पे, सेकंड वाला क्या करे? यहां पे करते सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या करे? प्रूव करने के लिए कह रहा है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। अब पहले पी एन को देखते हैं। अब ध्यान से देखो, तो पी एन आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये आ गया मेरा बड़े वाला। मैं ट्राइंगल का नाम है ओ एन पी, इसे पाइथागोरस लगाता हूं। क्या होगा? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? ओपी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ओ एन का स्क्वायर। और बेस कितना हो जाएगा? पी एन का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। मुझे चाहिए पी एन की वैल्यू, तो ओ एन को इधर भेजते हैं। ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देता हूं पी एन की जगह। ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। ठीक है, ओपी तो आ गया, मुझे ओटी चाहिए। अच्छा ध्यान से देखो, ओपी का स्क्वायर अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले तो आ जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ओ एन और ए एन, ओ एन और ए एन, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करूंगा तो क्या इसका हाइपोटेन्यूज एओ नहीं आ जाएगा? तो मैं इन दोनों की जगह लिख सकता हूं ओपी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से ना, मेरे को क्या गिवन है? मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ओ एन ए की। ठीक है, ओ एन ए की मुझे मिल सका है ओ एन का स्क्वायर सॉरी, पहले यहां पे पुट करते हैं। एच का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसका 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर और बेस हो जाएगा एन ए का स्क्वायर। सॉरी, अब यहां पे ध्यान से देखो, अब मुझे पता है ओ ए का जो स्क्वायर है, मतलब ये जो सॉरी है ओ एन और एन ए का स्क्वायर किसके इक्वल है? ओ ए स्क्वायर। तो ओ एन और एन ए स्क्वायर की जगह लिख दूं मैं ओ ए स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर। और मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या ओ ए और ओटी दोनों रेडियस नहीं है? तो यहां पे ओ ए की जगह क्या आ जाएगा? ओटी स्क्वायर। सेकंड वाला भी हो गया, हेंस प्रूव्ड। थर्ड वाला पे आते हैं, इसे नोट डाउन करो तक। आई नो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देख जरूर लेना एक बार, अगर एग्जाम में आया तो क्लिक होगा। कुछ इसी तरीके से होने वाला है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला बहुत इजी है। थर्ड वाले में उन्होंने क्या बोला है? पहले हम प्रूव कर चुके भाई पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है? पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के। ठीक है, अगला हम प्रूव कर चुके कि भाई पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है? ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर के। अब हमें बस थर्ड प्रूव करना है, जो कि क्या कह रहा है कि भाई पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है? पीटी स्क्वायर के इक्वल है। अब ध्यान से देखना, मुझे पता है पी एंड पी भी इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो मैं पी ए इंटू पी बी की जगह लिख सकता हूं ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की, ओ टी पी की, ट्राइंगल ओ टी पी की, तो इसमें ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा? 90 डिग्री यहां पे बन रहा है, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होगा ओपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होगा ओटी का स्क्वायर और बेस होगा टीपी का स्क्वायर। मुझे चाहिए ओपी माइनस ओटी का स्क्वायर, ओपी माइनस ओटी, ओटी को इधर भेजते हैं, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आता है? टीपी स्क्वायर के इक्वल। तो मैं इन दोनों की जगह लिख दूं यहां पर पीटी या टीपी स्क्वायर और हेंस प्रूव्ड।
काफी कॉम्प्लिकेटेड था, आराम से दोबारा देखना, पर लिख लो। डन। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन सर्कल इंस्क्राइब इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोई क्या कह रहा है, बीसी तो 8 सेंटीमीटर है, एसी है हमारा 10 सेंटीमीटर और ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर। देखने में जितना इजी लग रहा है उतना ही मतलब एक ट्रिक लगेगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। लेकिन वो ट्रिक है क्या, वो समझने की जरूरत है। अगर मैं मान लेता हूं ये x है, तो हमें पता है टेंजेंट जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, ये भी x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं y, ये भी y हो जाएगा, ये है z और ये भी क्या हो जाएगा z। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मैं बोल सकता हूं कि जैसे ए बी है x प्लस वाई, ए बी जो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। अगर मैं ए सी की बात करूं तो y प्लस z किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। और बी सी मतलब b प्लस सी किसके इक्वल है, 8। हमें बस तीन छोटी छोटी चीजें निकालनी है, पर पहले हम इसकी वो वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉरी, x प्लस z प्लस करते हैं। 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, 2 बार z आ रहा है, ये हो जाएगा 20 30। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 30। और मैं कटिंग करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15। अगर x प्लस वाई 12 के इक्वल है और x प्लस वाई प्लस z क्या है, 15 के इक्वल है, तो यहां पर x प्लस वाई की जगह लिख दो 12 प्लस z इज इक्वल टू 15। यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहां पर लिख लेता हूं z आ गया मेरा 3। सेम अगर ये जो सेकंड वाला दे रखा है मुझे x प्लस z 8 के इक्वल दे रखा है, x प्लस z किसके इक्वल है, 8 के। और मुझे पता है x प्लस वाई प्लस z 15 के इक्वल है, तो x प्लस z की वैल्यू पुट कर देता हूं, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 8 मतलब 7। लिख देता हूं y कितना आ गया, 7। ऐसी x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर y प्लस z 10 के इक्वल है तो मुझे पता है x प्लस वाई प्लस z किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। सॉरी हाँ 15 के, तो y प्लस z कितना हो जाएगा 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5। लिख देता हूं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्वेश्चन में मुझसे पूछा था AD, AD कितना है, AD हो जाएगा मेरा y। और क्या पूछा था BE, B कितना है मेरा x, ये हो जाएगा BE। और पूछा था CF, और CF कितना है मेरा z। तो ये तीनों वैल्यूज निकल गई। अच्छा क्वेश्चन है पर अपनी तरीके से होता है, लिख लो इसे। डन, आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन ध्यान सीखना। ए और बी है जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। इन्होंने बोला इफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इसे रिलेटिव वेव स्पीड का कांसेप्ट कहते हैं, समझाता हूं भी। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। दो सिनेरियो है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, और एक है टूवर्ड ईच अदर मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। टूवर्ड ईच अदर मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस, एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ आ रहा है। मान लेते हैं ए की स्पीड है x और बी की स्पीड है y। अब ध्यान से बताओ मैं क्या कहने की कोशिश करो, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों एक तरफ जाएंगे, तो उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, प्लस। कंफ्यूजिंग है, दोबारा सुनो। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या फिर एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस। दिमाग में बैठा लेना। तो जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड होगी x माइनस वाई। लेकिन जब वो टूवर्ड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, x प्लस वाई। हर बार क्वेश्चन में टूवर्ड ईच अदर लिखा नहीं आएगा, वो बोलेंगे डिफरेंट डायरेक्शन। और आप कंफ्यूज होगे, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब स्पीड माइनस होनी चाहिए, नहीं, इसका मतलब है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो स्पीड जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। यहां तक ठीक है। डिस्टेंस हमें पता ही कितना है, 100 किलोमीटर। यहां पे भी डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। यहां पे बोर्ड का टाइम कितना लगा है, 5 घंटे, और यहां पे टाइम कितना लगा है, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी यहां पर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन में 5। कटिंग करूंगा तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 20। सेम यहां पर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी यहां पर, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन में 1, तो x प्लस वाई क्या आ गया, 100। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो बस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये कटेगा 2x इज इक्वल टू 120 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60। ये आ गया मेरा आंसर। सिंपल, नोट डाउन करो इसको। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
ओह ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एन एक्सप्रेस ट्रेन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है और हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है पर मजा आएगा। क्वाड्रेटिक ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, हमें पता लगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 132 किलोमीटर। इन्होंने बोल दिया जो एक्सप्रेस ट्रेन है और जो पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, इसकी स्पीड x मान लेते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी x प्लस 11। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन टेक्स 1 hour लेस। ठीक है, और इन्होंने बोला जब ये दोनों सेम 132 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन और ये हमारी पैसेंजर ट्रेन, ये डिस्टेंस दोनों को सेम कवर करना है 132, इसकी स्पीड है x और लेकिन इसकी स्पीड है x प्लस 11, तो इसको टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 132 अपॉन में x प्लस 11 और इसको टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मतलब 132 अपॉन में x। कोई डाउट? बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 hour है तो मैं लिख देता हूं यहां पर 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन में x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 hour। हमने क्या सीखा था 132 को कॉमन ले लेंगे, यहां पर रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर एलसीएम आएगा x इंटू में x प्लस 11, ऊपर आ जाएगा x प्लस 11 माइनस x, यहां पे बच गया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ये आ जाएगा 132 इंटू में 11 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x, तो ये आ जाएगा 11 टू 22, 11 33, 34 35, 11 is 11, 1452 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x। इसको वहां बेसिक कर देते हैं सॉल्व, 11x माइनस 1452। अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लग गई है, इसमें आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपको खुद सॉल्व करना है, जो इक्वेशन बन रही थी वो मैंने बना दी, लिख लो इसे। डन। नेक्स्ट पे ध्यान दो। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन दे रखी है, ये है a, ये है b, ये दे रखा है x, ये दे रखा है y प्लस 1, ये दे रखा है x प्लस 1 कॉमा y प्लस 2 और इसका मिड पॉइंट दे रखा है c कितना 3 अपॉन में 2 कॉमा 5 अपॉन में 2। बहुत इजी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और ये किसके इक्वल होता है x कॉमा y के इक्वल। ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्वेश्चन में बस वैल्यूज को पुट करना, सॉल्व कर देना, बहुत इजी है। हमने काफी सारे मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन कर लिए, तो ये वाला आपको होमवर्क रहेगा, लिख लो। सिंपल, बस वैल्यू पुट करनी है। अगला वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन ए कॉस पी किसके इक्वल है, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू पी के इक्वल है और सेक ए प्लस कॉसेक ए क्यू के इक्वल है। मुझे प्रूव करना है कि क्यू इनटू में पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्यू क्या पे कितना है, सेक ए प्लस कॉसेक ए अपॉन पी स्क्वायर मतलब साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन प्लस कॉस। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे रहेगा सेक ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू साइन टू कॉस। छोड़ देते से इसमें आगे बढ़ते हैं। सेक ए प्लस कॉस सेक ए, इस साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। सेक को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में कॉस, प्लस को लिखता हूं 1 अपॉन में साइन, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन इंटू में कॉस माइनस 1, माइनस 1 से 1 कट गया, यहां पर आ जाएगा इनका एलसीएम साइन इंटू में कॉस, ऊपर आ जाएगा साइन प्लस कॉस, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन इंटू कॉस। साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस होता है, यहां पे बस क्या बच गया 2 इंटू में साइन प्लस कॉस और हमें यही प्रूव करना था। बहुत सिंपल है, बस मैंने वैल्यूज लिखी और इसे सॉल्व कर दिया, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं। लिख लो इसे, आगे बढ़ते हैं। डन। हमारा सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ठीक है, ये कह रहा है एक एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें से इन्होंने बोला कि यार बीसी तो 8 है, ठीक है, और ए बी और ए सी कितने 5 मुझे वैल्यू निकालनी है tan c और cot b। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लग सकती है, तो सबसे पहले से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें मीडियन बनाते हैं 90 डिग्री पे, क्योंकि वो 90 डिग्री पे आता है। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4, और अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा ये 5 है 4 है तो ऑटोमेटिकली साइड कितनी हो जाएगी 3। अब निकाल लेते हैं जिसने वैल्यू बोली है। सबसे पहले इसने बोला है
10c, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये c है, c का ये यहाँ पे c, हाँ c वाला एंगल है, तो ये तो हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो c के सामने वाला होगा इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसका नाम लेते हैं AD, और इसका बेस कितना हो जाएगा DC अपॉन में DC। तो AD कितना दे रखा है मुझे 3 अपॉन में 4। ऐसे मुझे क्या निकालना है कॉट B, कॉट का होता है B अपॉन में P, ये है B के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AD, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन में 3। तो इन दोनों को माइनस करना है, तो 3 अपॉन में 4 माइनस 4 अपॉन में 3, एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, 3 9, 3 4 12, 4 4 16 इज इक्वल टू -7 अपॉन में 12, क्या आ जाएगा मेरा आंसर। इजी बिजी, क्या लो नोट आउट, नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74 क्या कर रहा है, ट्राइंगल एक एबीसी है, ठीक है, जैसे पी और क्यू पॉइंट्स है साइड एसी पे और एबी पे, ठीक है, सच दैट एपी अपॉन में पीबी इक्वल है AQ अपॉन में QC के। इफ PQ is extended to so that PT is equal to BC, that's good, and BC then next level। बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेट देखने में लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, पर इजी, ध्यान से देखना। हमें क्वेश्चन पहले ही बोल रखा है कि भाई AP अपॉन में PB इक्वल है AQ अपॉन में QC। तो मैं बोलता हूं बाय कन्वर्स ऑफ BPT में बोल सकता हूं कि PQ BC के पैरेलल है। इफ AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC, देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू BC। कोई प्रॉब्लम है इसमें, PQ किसके पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। अगर PQ BC के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक ये इसके, सॉरी, हमें पता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। ऐसा कब होता है, दैट मींस PTCB इज अ पैरेललोग्राम। और ऐसा कब हो सकता है जब PTCB एक पैरेललोग्राम हो, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल तभी होती है जब वो पैरेललोग्राम होता है। यहां तक समझ आ गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तुम बोल सकते हो ये एंगल 75 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 75, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। x की वैल्यू निकाल लिया, तीनों एंगल को प्लस कर दो, एंगल Q प्लस एंगल T। ये 75 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ है, ये 45 वर्टिकल अपोजिट एंगल से हुआ है। लिख दो यहां पर, कंफ्यूजन ना हो। एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, क्या रीजन होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल Q मैं बोलूं तो एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल TQC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल APQ सिमिलर है ट्राइंगल, नहीं खत्म ही तो गया, सिमिलर करने की जरूरत नहीं, इक्वल हो गए। तो मैं बोल रहा हूं एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मुझे पता है Q कितना है पर 45, T कितना है 75 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, 0 7 8 9 11 12 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल C कितना आ गया 60 डिग्री। ये आंसर है, लिख लो, इजी। चलो अगले पे जाते हैं, जल्दी से अपना पार्ट भी खत्म करते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पेपर टफ बना तो आएगा, इसके आते बहुत ज्यादा इजी है, बट स्टिल दिमाग में रखना ऐसे करना। तो क्वेश्चन बोले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 18, 24, 36। ध्यान देखना, सबसे पहले हम इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं, 18, 24 और 36। फैक्टर निकाले, 2 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 4 2 8 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, बस ये दोनों कॉमन है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना है इसका, एचसीएफ की तो यूनिवर्सल एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 3 और बाकी जो कॉमन है उन्हें लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 2 18, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट देना, ये हो जाएगा 288 इसका एलसीएम। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000।
मुझे बताना है ऐसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है तो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका जो एलसीएम आया हम उससे इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। जब आप 288 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आखिर में कर लेना, आखिर में रिमाइंडर बचेगा 132। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर में से 132 को तो माइनस कर दूंगा, ठीक है, और प्लस कर दूंगा 288। ध्यान से मैंने क्या करा, मैंने उस नंबर में से उसके रिमाइंडर को माइनस कर दिया और उसका एलसीएम था उसे प्लस कर दिया। अब जो नंबर बचेगा वो नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चों, बेसिक में शायद ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आगे तो दिमाग में रखना। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं और एलसीएम को कर देते हैं प्लस। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा, कर लेते हैं कैलकुलेटर से, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। इसका आंसर आएगा 1152। लिख लो आराम से, क्लियर है, लिख लो। सही आंसर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द nth टर्म इन AP इज, ठीक है, इन्होंने बोला कोई भी टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा 3 + 2n। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, बहुत इजी है। a1 a2 निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो a1 = 3 + 2 × में 1, 3 + 2 कितना आ गया 5। और a2 निकालने के लिए करूंगा an = क्या 3 + 2n, तो 3 + 2 × में 2, 3 + 2 = 4, कितना आ जाएगा 7। अब मुझे करना है a2 - a1, मतलब 7 माइनस कितना है 5, तो d कितना आ गया यहां से 2, और ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सेकंड पार्ट खत्म करते हैं अपना, फिर थर्ड स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार थोड़ी सी फिगर ठीक कर देता हूं इसकी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ब्लर होकर दिख नहीं रही होगी, ये C F D A B E, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई AB पैरेलल है DE के, और यहां पे बोला है BD पैरेलल है EF के। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बीपीटी लगा देंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला यहां पर कि भाई AB का मेरी AB पैरेलल है DE के, इसका मतलब इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं इफ AB is parallel to DE then according to BPT क्या हो जाएगा, CD अपॉन में DA इक्वल हो जाएंगे CE अपॉन में EB के। ठीक है, सीड यहां पर आते हैं। अब यहां पे इसने बोला है कि भाई BD पैरेलल है EF में, मतलब इनकी साइड की रेशियो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल। लिख लेता हूं इफ BD is parallel to EF then according to BPT क्या हो जाएगा, CF अपॉन में FD इज इक्वल टू CE अपॉन में EB। इससे याद आया BPT, शायद इस वाली वीडियो में डालना भूल गए, हो सका तो नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, लेकिन BPT जरूर प्रैक्टिस के लिए रट लेना। बेसिक है तो 99% चांस है कि BPT आएगा, अच्छे से रट लेना BPT को। ठीक है, इसे बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, इसे बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे C अपॉन EB इसके भी इक्वल है, और यहाँ पे C अपॉन EB इसके भी इक्वल है। तो बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, CD अपॉन में DA इक्वल हो जाएगा CF अपॉन में FD के। ठीक है, क्वेश्चन मुझे प्रूव कर रहा था DC का स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू A है। ये तो आ गया हमारा। अब मैं इसको सबसे पहले उल्टा लिख लेता हूं, क्योंकि जो हमें चाहिए अभी वो मिला नहीं हमें, DC का स्क्वायर है। तो मैं कह रहा हूं DA अपॉन में CD इक्वल हो जाएगा FD अपॉन में CF। दोनों में कर देता हूं +1 इधर भी, +1 इधर भी। ये हो जाएगा DA प्लस CD अपॉन में CD, ये हो जाएगा FD प्लस CF अपॉन में CF। आगे करते हैं इसको, DA प्लस CD, DA प्लस CD, ये कितना बन जाएगा AC अपॉन में DC, CD को DC लिख देता हूं, और FD प्लस CF, ये कितना हो जाएगा DC अपॉन में CF। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं AC इंटू CF इक्वल टू DC का स्क्वायर, और ये आ गया मेरा आंसर। हेंस प्रूव करना था, सॉरी, लिख लो इसे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एबीसीडी स्क्वायर एंड 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है। इसकी साइड कितनी देर की है? 14 सेंटीमीटर। एंड एपीडी एंड बीपीसी आर टू सेमीसर्कल। बहुत इजी है, पता नहीं बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, बट स्टिल हमें क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है 2 इंटू सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू 2, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में हाफ। यहां से कट जाएगा, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है? 14 का स्क्वायर, पाई हो जाएगी 20/7, और रेडियस ये पूरा 14 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? बस 7 इंटू 7, ये बनेगा 196 माइनस 154, और ये आ जाएगा 6 में लोगे थ्रू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। इजी बिजी, लिख लो। नेक्स्ट पे आते हैं, और पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल ये आता है, और ये एपी का क्वेश्चन है। इसमें हमेशा याद रखना कैसे करना है। जब भी तीन चीज आते हैं, इन्होंने क्या बोला है? द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द एपी। एक ट्रायंगल पे कितने एंगल होते हैं? 3। इन्होंने बोला ये तीनों एपी में, तो जब भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर तीन ऐसे एंगल्स की बात करें एपी में कर रहा, तो हम कैसे मानते हैं? पहला मानते हैं हम ए माइनस डी, अगला मानते हैं ए, और अगला आप मानते हैं ए प्लस डी। ये बनेंगे मेरे तीनों एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि इन सब के गैप में कितना कितना गैप है? सबका सेम डी डी। जब भी आपको तीन नंबर एपी में लेट करना तो ऐसे लेना, पहला ए माइनस डी, दूसरा ए, और तीसरा ए प्लस डी, चाहे वो कॉन्जुगेटिव हो चाहे वो एंगल्स हो। अब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल को प्लस करके कितना आता है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो यहां से डी से डी गया, 3a इज इक्वल टू 180, ए की वैल्यू आ गया यहां से 60। और क्वेश्चन में क्या बोला था? ये तो 60 आ गया। क्वेश्चन बोला द स्मॉलेस्ट बीइंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। जो सबसे छोटे वाला है वो क्या है? सबसे बड़े वाले के हाफ है। स्मॉलेस्ट बीइंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट इज हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है मेरा? 60 माइनस डी इज इक्वल टू 60 प्लस डी अपॉन में 2। 2 यहां चला जाएगा, 120 माइनस 2d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। 2d को इधर भेजते हैं, 60 को इधर, 60 आ जाएगा, 3d की इक्वल, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो मेरे एंगल्स कितने बनेंगे? पहला था a माइनस डी मतलब 40, अगला है 60, और अगला है 80। ये हो जाएगा मेरा आंसर। यहां पर हमारा सेकंड पार्ट फिनिश हो गया। पहले एक बार आराम से लिख लो, फिर कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा सेकंड पार्ट फिनिश हो गया। थर्ड वाले पार्ट में शायद 30-35 क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट। उस वाले पार्ट को खत्म करेगा तो बेसिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अगर ये पार्ट समझ नहीं आए तो वीडियोस को दोबारा देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।